हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम से। तो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर, अपना सेकंड चैप्टर। और उस सेकंड चैप्टर के अंदर अपन ने लास्ट वाली क्लास में देखा था क्या कि अपन किसी अपरमाणु कण पे मास कितना होता है, उस पे चार्ज कितना होता है। आज अपन पढ़ेंगे कि जो अपने पास जो परमाणु होता है, एटम होता है, उसके मॉडल, कि एटम के बारे में कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या बताया। ठीक है। तो सबसे पहले अपना आता है इसके अंदर जे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। क्या या आप बोल सकते हो सीधा थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल, इसका एक और नाम होता है, क्या बोल सकते हो आप इसे, या इसका नाम होता है पलम पुडिंग मॉडल। पलम पुडिंग मॉडल। आप इसको एक और नाम बोल सकते हो तरबूज मॉडल। तरबूज का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया होगा ना। क्या? तरबूज मॉडल। आप इसको और भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं सर हम? ऐसे कितने नाम होंगे इसके। आप इसको एक और नाम बोल सकते हो बूंदी के लड्डू मॉडल। हा 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 हा, मजा आ रहा है सर आज तो ना। लड्डू तरबूज खाने को मिल रहे हैं ना। तो क्या बोल रहा हूं कि जे सर्वप्रथम जे जे थॉमसन था, उन्होंने क्या बताया, परमाणु के मॉडल के बारे में बताया कि परमाणु किस प्रकार से होता है। तो देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि परमाणु होता है वह 10 की घात -10, क्या बोल रहा हूं, 10 की घात -10 त्रिज्या का एक धनावेशित गोला होता है। क्या होता है? 10 की घात -10 त्रिज्या का एक धनावेशित गोला होता है। ये क्या है? 10 की घात -10 त्रिज्या का एक धनावेशित। फिर इन्होंने क्या बोला, इसकी त्रिज्या कितनी है? 10 की घात -10। ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, इसको लिख देते हैं, चलो मीटर से। अब इन्होंने ये बात बोली कि चलो ये बात तो ठीक है कि 10 की घात -10 त्रिज्या का एक धनावेशित गोला होता है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो समान रूप से वितरित होते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन समान रूप से वितरित होते हैं। फिर इन्होंने क्या बोला कि समान रूप से इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं, तो इनके अंदर ऋणावेश की संख्या, क्या बोला, ऋणावेश, ऋणावेश क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, वह धनावेश की संख्या, क्या, धनावेश की संख्या, धनावेश क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, दोनों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी, संख्या बराबर होती है। क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। जे जे थॉमसन ने बोला कि जो परमाणु होता है वह 10 की घात -10 त्रिज्या का एक धनावेशित गोला होता है। ठीक है। क्या? 10 की घात -10 त्रिज्या का एक धनावेशित गोला होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो समान रूप से वितरित होते हैं, और इसके अंदर ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉन व धनावेश यानी प्रोटॉन्स एक समान रूप में रहते हैं। मतलब जितने ऋणावेश हैं उतने ही धनावेश हैं। तो इन्होंने क्या बोला, अगर समान रूप से मतलब जितने ऋणावेश उतने ही धनावेश, तो ये क्या है, एक तरह से उदासीन है। क्या है? उदासीन है। जैसे देखो, जितने ऋणावेश उतने ही क्या है इसके अंदर है, धनावेश। इस प्रकार से क्या होते हैं, ये समान रूप से चारों तरफ वितरित रहते हैं। क्या रहते हैं? चारों तरफ वितरित रहता है। कौन रहता है वितरित? ये ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉन्स। और जब ये इलेक्ट्रॉन समान रूप से वितरित रहते हैं, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि इसके अंदर जितने धनावेश होते हैं उतने ही ऋणावेश होते हैं। ये क्या होते हैं इसके अंदर, धनावेश। तो जितने धनावेश उतने ही ऋणावेश होते हैं। इस आधार पर इन्होंने बोला कि यह एक उदासीन होता है। यह क्या होता है? उदासीन। जिसकी तुलना इसने किससे की थी, थॉमसन साहब ने? थॉमसन साहब ने इसकी तुलना की थी पलम पुडिंग मॉडल से। अब पलम पुडिंग क्या होता है कि देखो, पलम पुडिंग क्या होता है कि ये जिस प्रकार से अपना केक के अंदर पलम होता है, क्या, केक के अंदर पलम होता है, क्या बोलो, केक में पलम यानी केक का ऊपर वाला भाग पलम, वह तो हो गया अपना ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉन, और बाकी भाग हो गया वो हो गया धनावेश।
ठीक है। उसी प्रकार से इन्होंने क्या बोला, अपन जब तरबूज को काटते हैं तो जो लाल, देखो एक तो होता है लाल पार्ट और एक होता है उसके अंदर बीज, जो बीज होते हैं ब्लैक ब्लैक बीज, उनको तो इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन्स, और जो लाल गिरी होती है उसकी, उसको इन्होंने बोला धनावेश, मतलब प्रोटॉन्स, यानी पूरा भाग। और फिर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि अगर जैसे लड्डू मॉडल से तुलना करें इसकी, तो लड्डू होता है, बूंदी के लड्डू होते हैं, तो उसमें पिंक पिंक डाला रहता है, तो उन्होंने जो पिंक पिंक होते हैं छोटे छोटे, उनको तो इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन, और बाकी भाग को इन्होंने बोला प्रोटॉन, यानी धनावेशित भाग बोला। तो इन्हों का प्रयोग क्या बोला इन्होंने, देखो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं, साथ साथ बोलना कि जे थॉमसन ने एक 10 की घात -10 त्रिज्या का एक धनावेशित गोला लिया, या इन्होंने बोला कि परमाणु होता है वो 10 की घात -10 त्रिज्या का एक धनावेशित गोला होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन समान रूप से वितरित होते हैं। इसमें ऋणावेश और धनावेश की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। जब इनकी संख्या बराबर होती है तो ये क्या होता है, एक उदासीन होता है, जिसकी तुलना इन्होंने किससे की, कि एक प्लम पुडिंग मॉडल यानी प्लम से की, कैसे कि के का प्लम भाग होता है वो तो ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉन, और के का बाकी भाग होता है वो क्या होता है, धनावेशित। और इसी प्रकार से इन्हें तरबूज से की, इसी प्रकार से इन्होंने लड्डू से की। फिर इन्होंने चलो एक मॉडल दे दिया इन्होंने, लेकिन इनके मॉडल में कमियां रह गई, और वो कमियां क्या रह गई वो देखते हैं। यानी इस मॉडल की मतलब वो कमियां क्या क्या थी, तो देखो सबसे पहली जो कमी थी इसकी वो थी क्या, कि इन्होंने एक बात बोली कि इलेक्ट्रॉन होता है वो समान रूप से वितरित रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक समान रूप से वितरित है, कहीं नहीं जा रहा है, समान रूप से एक की जगह फिक्स कर दी इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन होता है वो समान रूप से वितरित, मतलब उसकी जगह फिक्स कर दी। क्या कभी इलेक्ट्रॉन एक जगह रहता है, इलेक्ट्रॉन तो गतिशील रहता है, परमाणु के अंदर तो इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, तो ये बात उनकी गलत हो गई। फिर इन्होंने क्या बोला था कि जितने इसके अंदर धनावेश है उतने ही उसमें ऋणावेश होंगे, या जितने इसमें ऋणावेश है उतने ही धनावेश होंगे, यानी जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। तब दिमाग में गड़बड़ बात आ गई, क्या हुआ, इनका दिमाग, मतलब और साइंटिस्ट थे उनका दिमाग खनका। क्या बोला उन्होंने, अच्छा ठीक है साहब आपने ये बात बोली है, तो आप ये बताइए कि जितने ऋणावेश हैं उतने ही धनावेश हैं, तो ये एक दूसरे से क्रिया कर कर एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, और जब एक दूसरे को नष्ट कर देंगे तो परमाणु का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, परमाणु का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो ये मॉडल लागू कैसे हुआ, ये तो सही नहीं हुआ, आपका मॉडल गलत हो गया। तो इस पर मॉडल को बाद में दूसरा मॉडल आया, कौन सा, रदरफोर्ड का मॉडल, जो माना गया था। अब रदरफोर्ड का मॉडल मान्य था लेकिन वो भी इतना लागू नहीं कर पाया, कैसे उसको जानते हम। अब अपना सेकंड क्या आता है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो देखो ये आया समझ में, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल आया समझ। अब सेकंड अपना आता है रदरफोर्ड का परमाणु। तो देखना कि रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल किस प्रकार से दिया, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, है ना। आपने 11th में भी 10th में भी पढ़ा है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो रदरफोर्ड का सेकंड अपन क्या पढ़ते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, या आप इसको क्या लिख सकते हो, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। क्या, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। अब इसमें हम सर्वप्रथम देखेंगे इसका प्रेक्षण। अब सर ये कैसे क्या देखेंगे, तो देखो इसमें अपन देखेंगे कि रदरफोर्ड ने क्या काम लिया, कैसे बताएं। तो देखो इन्होंने सबसे पहले रदरफोर्ड साहब ने क्या किया, इन्होंने एक लेड का बॉक्स लिया। क्या लिया, एक लेड का बॉक्स लिया, ये एक लेड का बॉक्स लिया, ठीक है, ये था इनके पास एक लेड का बॉक्स। ये लेड का बॉक्स लिया, ठीक है, इसको आप ऐसे दिखा दोगे, है ना, तो आप दिखा देना इसे डार्क डार्क से, ये थोड़ा फिर डायग्राम अच्छा नहीं लगेगा। इन्होंने क्या किया, एक लेड का बॉक्स लिया, इस लेड के बॉक्स के अंदर इन्होंने एक अल्फा कण स्रोत रख दिया। क्या रख दिया, अल्फा कण स्रोत, ये इन्होंने क्या रखा, एक अल्फा कण का स्रोत रख दिया।
ठीक है, इन्होंने क्या रखा है, ये अल्फा कण स्रोत, अल्फा कण स्रोत दिख रहा है, ये नाम है अल्फा कण स्रोत। और ये क्या हो गया, लेड बॉक्स, ये क्या हो गया, लेड बॉक्स। अब देखो इन्होंने ये काम तो किया, अब ये अल्फा कण स्रोत क्या करेगा, अल्फा कण निकालेगा। और ये अल्फा कण निकालेगा, इन्होंने इनके आगे क्या रख दी, लेड की प्लेटें लगा दी। क्या लगा दी, लेड की 2 ये प्लेट लगा दी, लेड की। इन्होंने ये लेड की प्लेट लगा दी यहां पर। फिर इन्होंने क्या किया, एक सोने की पन्नी लगाई इसके बीच। क्या लगाई, एक सोने की पन्नी। ये लगा दी इन्होंने सोने की एक पन्नी। ये क्या है, ये लेड की प्लेटें हैं, लेड प्लेट। ये है सोने की पन्नी, ठीक है। इस पन्नी के आगे इन्होंने क्या किया, एक वृत्ताकार, क्या किया, एक वृत्ताकार स्फुरदीप्ति पर्दा लगा दिया। ये क्या लगा दिया, एक वृत्ताकार स्फुरदीप्ति पर्दा। और ये स्फुरदीप्ति पर्दा किसका बना होता है, बताएंगे, सभी बोलेंगे ZnS का, जिंक सल्फाइड का। ये तो सर हमने पढ़ा था, तो मैं यहां पे लिख दूं ZnS का स्फुरदीप्ति पर्दा, लिख दूं, लिख दो सर, है ना। अब देखो क्या, इस प्रयोग को समझो, ये तो अपना नॉर्मल सा डायग्राम। अब देखो क्या होता है, जब इन्होंने लेड के बॉक्स के अंदर एक अल्फा कण स्रोत रखा, तो इन्होंने देखा कि इस अल्फा कण स्रोत से अल्फा कण निकलते हैं, और ये अल्फा कण, अधिकतर अल्फा कण, क्या बोल रहा हूं, ये अधिकतर अल्फा कण इस सोने की पन्नी से टकराकर सीधे निकल जाते हैं। क्या करते हैं, सीधे निकल जाते हैं, और इसके ऊपर क्या करते हैं, चमक उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, स्फुरदीप्ति पर्दे पे क्या उत्पन्न करते हैं, चमक। पहला पॉइंट तो ये हुआ, क्या हुआ कि इस अल्फा कण पर जो प्रकीर्णन प्रयोग किया था, इसमें पहला पॉइंट क्या बोलोगे कि रदरफोर्ड के प्रयोग के अंदर अधिकतर अल्फा कण इस सोने की पन्नी से टकराकर सीधे निकल जाते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोलोगे, कुछ अल्फा कण यानी 1 या 2 अल्फा कण क्या होते हैं, अपने पथ से विचलित हो जाते हैं, यानी विक्षेपित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं, अपने पथ से क्या हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। यानी 200 में से 1 कण क्या हो जाता है, 1 या 2 कण क्या हो जाते हैं, अपने पथ से विक्षेपित हो जाते हैं। और आप क्या बोलोगे कि इस 20,000 कणों में से एक अल्फा कण 180 डिग्री के कोण पर वापस लौट जाता है। क्या बोल रहा हूं कि 20,000 कणों में से एक अल्फा कण होगा, वो 180 डिग्री के कोण पर वापस लौट जाता है। इस पॉइंट को ध्यान से समझो दोबारा। क्या बोला, मैं 3 पॉइंट बोले। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट बोला कि अधिकतर अल्फा कण इस सोने की पन्नी से टकराकर सीधे निकल जाते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बोला कि 200 में से 1 या 2 कण अपने पथ से विक्षेपित हो जाते हैं। और मैंने क्या बोला कि 20,000 में से, क्या बोला, 20,000 में से एक अल्फा कण 180 डिग्री के कोण पर वापस चला जाता है। अब इसको कैसे चला जाता है कि देखो, इनका पता कैसे लगता है कि आपने एक साथ 20,000 कण डाले तो यहां पे चमक उत्पन्न नहीं होती है, और वो चमक उत्पन्न नहीं होती है इस स्फुरदीप्ति पर्दे पर, तब अपन पता लगता है कि 180 डिग्री के कोण पर वो वापस चलते हैं। अब ये बात तो ठीक थी सर, ये तो आपने 3 पॉइंट बता दिए। अब इसके आधार पर रदरफोर्ड ने कुछ निष्कर्ष निकाले। क्या निकाले, कुछ निष्कर्ष। और वो निष्कर्ष कौन कौन से थे, ये डायग्राम बना लिया सभी ने। देखो मैं इसके निष्कर्ष मिटा रहा हूं, इसको देख लेना एक बार, अगर नहीं बनाया तो देख लो, ठीक है। अब देखो, पहला इन्होंने क्या किया, इसका प्रेक्षण किया, फिर इन्होंने क्या किया, इसके निष्कर्ष निकाले। और वो निष्कर्ष क्या क्या दिए, देखो इन्होंने पहला निष्कर्ष किया। देखो पहले अपन ने पढ़ा प्रेक्षण, प्रेक्षण में अपन ने 3 बिंदु पढ़े, ठीक है।
सेकंड अपन पढ़ रहे हैं निष्कर्ष, और इस निष्कर्ष में अपन क्या पढ़ेंगे, कर्ष। ठीक है, और इस निष्कर्ष में अपन पहला पॉइंट पढ़ेंगे, देखो क्या, कि परमाणु का अधिकतर भाग खोखला होता है। क्या, अधिकतर भाग खोखला होता है, परमाणु का अधिकतर भाग खोखला। क्यों, क्योंकि इसके अंदर अधिकतर अल्फा कण इस सोने की पन्नी से टकराकर सीधे निकल गए। पहला पॉइंट आया समझ में, क्या बोल रहा हूं कि परमाणु का अधिकतर भाग खोखला होता है, कि इसमें अधिकतर जो अल्फा कण होते हैं उस सोने की पन्नी से टकराते हैं और निकल गए। ठीक है सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई। सेकंड पॉइंट सुनना, क्या बोला, देखो परमाणु के अंदर, क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, परमाणु के अंदर कुछ धनावेशित भाग पाया जाता है। क्या पाया जाता है, धनावेशित भाग पाया जाता है, और इस धनावेशित भाग के कारण क्या होते हैं, अल्फा कण पर क्यों मतलब विक्षेपित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट ध्यान से सुनो, कि परमाणु के अंदर थोड़ा सा क्या पाया जाता है, धनावेशित, मतलब छोटा सा क्या पाया जाता है, धनावेशित भाग पाया जाता है। और ये धनावेशित भाग क्या करता है, इस धनावेशित भाग के कारण क्या होता है कि कुछ कण होते हैं वो विक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है सर, ये बात भी हमें समझ में आ गई। थर्ड पॉइंट बताइए सर हमें, तो थर्ड पॉइंट क्या सुनोगे स्टूडेंट, सुनो, अपन ने बोला कि छोटा सा भाग, तो देखो परमाणु के अंदर छोटी सी जगह पर धनावेशित जो भाग होता है ना, उसी भाग को इन्होंने क्या बोला, नाभिक बोला। इसी प्रकार से क्या हुई थी, नाभिक की खोज हुई थी। हा सर, कर दी नाभिक की खोज तो हमने, है ना, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम पढ़ते आए हैं कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उनकी संख्या हमेशा स्थिर रहती है, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूमता रहता है। ये तो सर आपने हमें कोश कक्षा ऊर्जा, ये ऊर्जा स्तर के बारे में बताया था, तब बताया था हमें ना, याद आ गया, नहीं आया सर, कोई बात नहीं। तो सुनो मेरी बात, अपन ने इसके निष्कर्ष में 3 पॉइंट पढ़े, दोबारा रिवाइज करवा देता हूं। पहला अपन ने पढ़ा कि परमाणु का अधिकतर भाग खोखला होता है, क्योंकि देखो इसमें अधिकतर भाग खोखला होने का रीजन क्या, कि इसके अंदर सारे जो मतलब अधिकतर जो अल्फा कण आते हैं वो टकराते हैं और इस पन्नी से टकराकर सीधे निकल जाते हैं। आए उसी स्पीड से गए, है ना, कभी आया और उसी स्पीड से जा ना, वही बात यहाँ पे हो गई। सेकेंड इन्होंने बोला कि परमाणु के अंदर छोटा सा क्या होता है, धनावेशित भाग होता है, और इस धनावेशित भाग के कारण क्या होते हैं, विक्षेपित होते हैं। थर्ड इन्होंने बोला कि जो धनावेशित भाग होता है वो छोटी सी जगह में होता है, उसी को इन्होंने क्या बोला, नाभिक बोला। अब देखो अपन इसका एक और डायग्राम आपको समझाता हूं इसी तरीके से। जैसे ये अपने पास कोई परमाणु कण, ठीक है, इसमें ये नाभिक वाला पार्ट, यहां से ये कण आया, अरे आया कि नहीं आया, आया सर, ये कण भी आया, जी सर आया, ये कण भी आया, लेकिन ये कण ऐसे गया, सर ये कण भी आया लेकिन ये ऐसे गया, और ये ऐसे और ये ऐसे। तो क्या बोल रहा हूं, देखो ध्यान देना, ये तीनों ही पॉइंट आपको यहां पे भी क्लियर हो जाएंगे। सर जरूर होंगे, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है जो सर हमें क्लियर ना, मेरे समझ में ना आए। एकदम से इजी है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, एकदम इजी बात है। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है अल्फा कण। क्या है, अल्फा कण। अब देखो, अब मैंने क्या बोला कि परमाणु के अंदर अधिकतर जो अल्फा कण होते हैं वो सोने की पन्नी से टकराते और सीधे निकल गए, ये निकल गए। कुछ अल्फा कण विक्षेपित हो गए, लेकिन एक अल्फा कण ऐसा होता है जो टकराकर इससे वापस आ जाता है, ये देखा जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने इसका प्रेक्षण किया। अब देखो इसी प्रेक्षण के आधार पर इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, यानी अभिग्रहित दिए, यानी अपनी कल्पनाएं दी। और वो कल्पनाएं कौन कौन सी थी स्टूडेंट्स, वो सुना। ये कल्पनाएं सुनो, मेरी पहली बात सुनो, क्या इन्होंने पहली जो कल्पना दी थी वो दी थी कि परमाणु है, परमाणु, उस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, वह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथों में चक्कर लगाता रहता है, और इन्हीं वर्ताकार पथों को इन्होंने क्या बोला था, नाभिक बोला था। क्या बोला था, नाभिक बोला था, यानी धनावेशित भाग के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, इसी को इन्होंने क्या बोला, नाभिक बोला। ठीक है, अब देखो नाभिक की बात तो हो गई सर, क्या नाभिक की बात तो हो गई,
यानी जो धनावेशित भाग था उसकी बात तो हो गई, लेकिन इन्होंने बोला कि एक तो देखो अपने पास ये नाभिक है इतना सा, एक अपने पास ये पूरा परमाणु है। तो मैं आपको बोलूं कि परमाणु का आयतन ज्यादा होता है कि नाभिक का ज्यादा होता है? अरे भाई परमाणु का आयतन ज्यादा होता है कि नाभिक का? यानी आप इसको दूसरी तरीके से समझो, परमाणु की त्रिज्या ज्यादा या नाभिक की त्रिज्या ज्यादा? भाई परमाणु है वो तो यहां से लेकर यहां तक, और नाभिक तो इतना सा है, इतना सा। तो क्या किसकी त्रिज्या ज्यादा? इसकी त्रिज्या ज्यादा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, देखो मैं उसको दूसरे तरीके से बता देता हूं। आर ए का मतलब रेडियस ऑफ एटम, मतलब एटम परमाणु की त्रिज्या कितनी? 10 की घात -10। जबकि आर एन, यानी इसको मैं कैपिटल से लिख देता हूं, नाभिक, जिसकी क्या होगी 10 की घात -15। अब अपन क्या बोल रहे हैं, वी ए, यानी अपन क्या बोलते हैं कि एटम का जो वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, वो किससे ज्यादा है? इसके नाभिक के आयतन से ज्यादा। तो अपन क्या बोलेंगे, वी ए अपॉन वी एन। अपन क्या लिखते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब लिखते हैं, लेकिन यहां पे आर एटम का कितना है, 10 की घात -10, ठीक है, अपॉन 4/3 पाई आर, आर कितना है इस नाभिक का, 10 की घात -15। अब यहां पे क्या लगाना बाकी रह गया सर, क्यूब लगाना बाकी रह गया। कैसे? अपन पढ़ते हैं इसका आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये क्यूब लगा दिया। अब जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो आप बताओ, देखो 10 की घात -10 गुणा 10 की घात -10 गुणा 10 की घात -10। एक तो सीधा तरीका, ऐसे आप नॉर्मल सीधे ऐसे कंफ्यूज ना हो उस तरीके से बता देता हूं। देखो कैसे बता देता हूं, आप इसको ऐसे तो लिखोगे 10 की घात -10 गुणा 10 की घात -10 गुणा 10 की घात -10, लिखते हो? अरे लिखते हो जी सर, लिखते हैं। अरे ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, है ना। और इसको कैसे लिखोगे, 10 की घात -15 गुणा 10 की घात -15 गुणा 10 की घात -15। अब ये घाते क्या होंगी, आधार समान घाते जुड़ जाएंगी, 10 की घात -30 और 10 की घात -45। अब 10 की घात -30 और 10 की घात -45 आपस में कटेंगे तो कितना आ जाएगा, वी ए अपॉन वी एन। कितना आ गया, 1/, कितना आ गया, 10 की घात -30 और 45 में तो कितना होगा, 15 हो गया, 10 की घात -15। अब आप इसको क्या कर सकते हो, वी ए अपॉन वी एन, आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगी, 10 की घात 15, यानी घात माइनस में थी तो वो किस में आ गई, प्लस में आ गई। अब मैं इसको लिख सकता हूं वी ए बराबर वी एन इंटू 10 की घात -10 की घात +15, माइनस नहीं +15। यह बात लिख सकता हूं, अरे ये बात लिख सकता हूं। अरे सर हमें तो समझ में नहीं आया। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इन्होंने कल्पना दी थी अपनी, अभिग्रहित दिए थे उसके आधार पर बताया है कि इन्होंने बोला कि जो नाभिक का या नाभिक की जो त्रिज्या होती है वह परमाणु की त्रिज्या से बहुत कम होती है। यानी नाभिक की त्रिज्या होती है 10 की घात -15 और परमाणु की होती है 10 की घात -10। जिसका आयतन होता है, आयतन भी क्या होगा, जिससे परमाणु का आयतन ज्यादा और नाभिक का आयतन कम होता है। तो अपन पर आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब में मान रखा, ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट, और ये हो गया 10 की घात 30, और इसको आप सीधा यहाँ भी कर सकते हो, है ना। तो क्या हो गया, 10 की घात 30 हो गई ये तो, और ये कितनी हो गई 45। तो 30 45 में से 30 गए तो कितने 15, वो भी माइनस के 15, ऊपर गए तो प्लस के 15। तो आप क्या बोल सकते हो कि परमाणु का जो आयतन होता है ना, वह सर नाभिक के आयतन से 10 की पावर 15 गुना होता है। जी सर ये बात सही है आपकी, ठीक है, ये बात आ गई समझ। अब देखो रदरफोर्ड के मॉडल की भी कुछ कमियां रह गई। अब वो कमियां क्या रह गई वो सुनो। अपन ने पहला पढ़ा इसका प्रेक्षण, फिर अपन ने पढ़े इसके निष्कर्ष, फिर इनकी पढ़ी कल्पनाएं, 3 कल्पनाएं 3 निष्कर्ष 3 इनके प्रेक्षण, 3 पॉइंट पढ़े। अब अपन पढ़ते हैं इनकी कमियां। अब वो कमियां कौन कौन सी है सर, वो जानते। देखो सबसे पहली कमी थी कि यह हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम को नहीं समझा। अब हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम क्या होता है सर, अरे पढ़ रखा है अपन ने क्या कि सर लाइमन बामर पासन ब्रैकेट फुंडे हम्फ्री,
ये पढ़ रहा है, उसको ये बिल्कुल भी नहीं समझा पाया, इसको अपन जानेंगे आगे कि कैसे नहीं समझा पाया, वो अपने आगे चैप्टर में आएगा, ठीक है, आगे जैसे जैसे इस चैप्टर में चलेंगे। सेकंड अपन बात करें क्या, कि यह स्थायित्व के बारे में भी नहीं बता पाया। अब सर ये स्थायित्व के बारे में कैसे नहीं बता पाया, ये समझाओ में, तो स्थायित्व के बारे में कैसे नहीं बता पाया। तो देखो बच्चों, एक आता है मैक्सवेल का नियम, क्या आता है, मैक्सवेल का नियम। अब वो मैक्सवेल का नियम क्या कहता है अपने को, मैक्सवेल का नियम कहता है कि अगर कोई आवेशित कण, क्या बोलो, अगर कोई आवेशित कण लगातार गति कर रहा है, क्या कर रहा है, लगातार गति कर रहा है, तो उसकी ऊर्जा में कमी आती है, क्या आती है, उसकी ऊर्जा में कमी आती है। चलो अपने पे लेके देखो, आपको मैं 5 किलोमीटर भगाऊं कि भागो, तो क्या आप में पहले जो एनर्जी थी वो 5 किलोमीटर भागने के बाद उस पॉइंट पे आपके पास उतनी एनर्जी रहेगी क्या, नहीं रहेगी ना। तो क्या होगा कि आप जब गति करता है कोई भी आवेशित कण, मैक्सवेल का नियम क्या कहता है कि कोई भी आवेशित कण अगर लगातार गति कर रहा है तो उसकी ऊर्जा में कमी आती है। लेकिन अगर यही सिद्धांत, यही कॉन्सेप्ट अपन अगर रदरफोर्ड के मॉडल पर लागू कर दें तब दिक्कत आ जाएगी। कैसे, कि इलेक्ट्रॉन होता है, रदरफोर्ड क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है, जिसे क्या बोला, कक्षा बोला, अरे क्या बोला, कक्षा बोला। अब ये कक्षा में घूमता तो रहता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में लगातार कमी आनी चाहिए, और जब लगातार कमी आती जाएगी, देखो ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, ये इसकी नाभिक है। सपोज ये इसकी क्या है, नाभिक, यहां पे ध्यान दो सभी, ये इसकी क्या है, नाभिक, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, आवेशित कण है, लगातार गति करता रह रहा है, तो इसकी ऊर्जा में कमी आनी चाहिए, आनी चाहिए, आनी चाहिए, आनी चाहिए, ये नाभिक में आके गिर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या हुआ, इसके जो स्थायित्व था उसको नहीं समझा पाया। दोबारा सुनो मेरी बात, पहली कमी क्या थी, पहली कमी तो ये थी कि ये हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को समझा नहीं पाया। सेकंड, ये स्थायित्व को नहीं समझा पाया। स्थायित्व को कैसे नहीं समझा पाया, कि मैक्सवेल था, मैक्सवेल ने बोला, क्या बोला, कि अपने सिद्धांत में एक बात बोली, क्या, कि कोई भी आवेशित कण अगर लगातार गति कर रहा है तो अपनी ऊर्जा में कमी करता जाता है, क्या करता जाता है, कमी करता जाता है, और उसकी ऊर्जा में क्या हो जाती है, कमी। जिस वजह से अगर अपन उस सिद्धांत को अगर रदरफोर्ड के मॉडल पर लागू करें तो क्या हो जाएगा, कि कोई आवेशित कण का क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लगातार गति करता रहता है, गति करता रहता है, और एक वक्त ऐसा आएगा कि वह नाभिक में आकर गिर जाना चाहिए, लेकिन वास्तव में तो ऐसा होता नहीं है। तो ये रदरफोर्ड के नियम को लागू नहीं हुआ, तो इस प्रकार से रदरफोर्ड को भी थोड़ा नकारा सा गया, है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, अपन ने ये बातें पढ़ी, अगर इस क्लास में कोई भी पॉइंट आपको अगर समझ में नहीं आया कि सर हमें ये बात समझ नहीं आई, तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना है इसको और समझना। अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, उसकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं।